हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैग्नेट ब्रेन से आपसे उम्मीद करता है कि आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया, आपने सब कुछ पढ़ा है और आप अपने एग्जामिनेशन के लिए धीरे धीरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते जा रहे हैं। हम अपने इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की गाड़ी को आज एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम शुरू करेंगे अपने बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11 को। चैप्टर नंबर 11 कहता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। पहली बार हमारे सामने ऐसा भी कोई चैप्टर आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऊपर आज का डिस्कशन है। बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, इसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने इस बेहतरीन से चैप्टर को, बेहतरीन से यूनिट को। ये आज हम इसका देखने वाले हैं माइंड मैप। अगेन हम इस बड़े से चैप्टर को, बहुत बड़ा चैप्टर तो ये नहीं है, लेकिन जो भी है इसमें उसको हमने कोशिश की है कि हम उसको कितना कम से कम समय में आपको समझा सकें माइंड मैप के थ्रू। तो हमने आपके लिए इस लेक्चर को प्रिपेयर किया और देखते हैं कि इस माइंड मैप में हमें क्या क्या देखना है। जैसे ही शुरू होता है हमारे ये चैप्टर, पहली बार हमने देखा है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी भी कुछ है। तो भाई क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी, क्या है बायोटेक्नोलॉजी? तो कहता है कि डील्स विद टेक्निक्स, कुछ तो टेक्निक का यूज है। देखिए जैसे ही हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, क्लियर हो जाता है हमारे माइंड में कि समथिंग समथिंग बायोलॉजी वाला केस तो है। यहां पे बायोलॉजी क्या है हम जान रहे हैं, लाइफ साइंस जो है इसके बारे में हमें पढ़ना है, हम अच्छे तरीके से जान रहे हैं। लेकिन इसी में मतलब कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात की जा रही है, क्लियर है। इसी बायोलॉजिकल वर्ल्ड को सुधारने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अगर हम किसी तरीके का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और वो टेक्नोलॉजी किसके लिए है, तो वो इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए। अल्टीमेटली हमें इधर से क्या चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो चीजें हैं वो पहले से बेहतर हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके, सबके लिए फायदेमंद साबित हो। तो जब हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लगाते हैं तो वो चला आता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। काफी सिंपल, काफी स्वीट, शॉर्ट में समझेंगे। तो कह रहा है कि डील्स विद द टेक्निक। अब देखिए यहां पर कुछ टेक्निक लगाया गया है of using live organisms or enzymes from an organisms to produce products and processes useful to humans. And finally हमें ज़रूरत है कि हम इंसान अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के ऊपर काम करते हैं। तो अगेन ये बायोटेक्नोलॉजी भी जो बायोटेक्नोलॉजी का जो ये ब्रांच है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, वैक्सीन्स बन रहे हैं, एक्सेट्रा एन नंबर ऑफ थिंग्स जो भी बन रहा है, अल्टीमेटली इंसान अपने फायदे के लिए ये कर रहा है। ठीक है, अपने फायदे के साथ अगर नेचर का ही फायदा हो गया दैट्स गुड, लेकिन जो प्राइमरी एम होता है वो होता है कि इंसान के लिए किस तरीके से सही हो सके। अगर हमने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया किसी फील्ड पे, हमने बहुत सारी चीजों पे रिसर्च वगैरह में खर्च कर दिया, लेकिन वो इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है, तो वहां हर तरीके से लॉस ही है। समय का लॉस है, जो पैसा लगा उसका लॉस है, मतलब। तो ऐसा करना है कि वो हम इंसानों के लिए फायदेमंद हो। वही लिखता है कि यूजफुल टू ह्यूमंस होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल जो पहला है दैट इज कि टेस्ट ट्यूब बेबी। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है अपने चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जहां हमने देखा था कि एक ऐसा केस जहां पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। किस कारण से नहीं दे पा रहे हैं? तो हो सकता है कि मेल गैमेट में फादर जो है, जो मेल कैंडिडेट है, उसका जो गेमेट है वो सही से नहीं बन पा रहा है। अगर उसका गैमेट सही से बन रहा है तो हो सकता है कि उस गैमेट का मतलब जो स्पर्म है, स्पर्म का जो टेल है वो उस काबिल नहीं है कि स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आसानी से मूव करवा सके। या फिर स्पर्म बहुत अच्छे क्वालिटी का है लेकिन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो कुछ ऐसा है कि स्पर्म की एंट्री के साथ ही वो स्पर्म की एंट्री जैसे ही होती है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वो स्पर्म को किल करने चला जाता है। या हो सकता है कि मेल में सब कुछ सही है, फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी सही है, लेकिन फीमेल्स में गैमेट का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो उस गुड क्वालिटी का नहीं है। तो किसी भी कारण से, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के गैमेट्स का फॉर्मेशन सही है, लेकिन जब दोनों गैमेट्स के फ्यूजन की बारी आती है तो किसी कारणवश वो दोनों आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं फ्यूज कर पा रहे हो सकते हैं क्योंकि फ्यूजन तो होना है एक ही जगह पर। हमें मालूम है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब था उसमें एम्पिला और इस्थमस का जो जंक्शन था यहीं पर होना है। तो हो सकता है इसका जो एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन है वहां की कंडीशन ऐसी नहीं है जो इनको आपस में फर्टिलाइजेशन करने का माहौल बना करके दें, तो वो नहीं हो सकता है। तो इस केस में जाते हैं कपल्स किसी डॉक्टर के पास, सजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में उन्हें बताया जाता है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का उन्हें डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं। तो लैबोरेटरीज का यूज करके, टेक्नोलॉजीज का यूज करके इस बायोलॉजिकल फील्ड में जहां पे ह्यूमंस का फायदा हो रहा है, ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे थे वो भी दे सकते हैं। तो दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी। बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है, मतलब कि अगर नहीं हो रहा है तो अभी बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम साइड कर दें तो अगर कपल्स अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो कभी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज किया और उसके मदद से हम कह रहे हैं कि हमने उनको भी एक बेबी का गिफ्ट दिया है जो नेचुरली तो नहीं उनको बेबी मिलने वाला था, तो ये यूजफुल है। दैट इज सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, किसी तरीके के जीन को बनाना, जीन को बना करके उसको अपने यूज में लाना, यह भी एक तरीके का बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। या फिर किसी तरीके के डीएनए वैक्सीन का डेवलपमेंट करना, या फिर डीएनए वैक्सीन, अभी जो वैक्सीन जैसे कोविड में आया, कोविड के समय जब सब कुछ हार चुके थे सभी पूरे देश दुनिया के लोग, जब कोई मेडिसिन इसके ऊपर काम नहीं आ रहा था, तो एक ही सॉल्यूशन था कि अगर हम इससे लड़ नहीं सकते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, अगर हम इसको किल नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसा कर दें कि हम इसकी एंट्री को ही रोक दें। तो हमने क्या किया, वैक्सीन हमने बनाया, हमने वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन लगवाने से कि हमारे अंदर उस तरीके का हमारे अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप होगा वो क्या करेगा, कोविड का जो वायरस है दैट इज कोरोना वायरस, उसको किल करेगा। तो क्या है कि हमने इस तरीके की यूज की, हमारी यूज की चीजें। करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, किसी तरीके का जीन अगर डिफेक्ट है, जीन डिफेक्ट है तो उस डिफेक्टिव जीन को सही करना, दिस इज ऑल्सो द बायोटेक्नोलॉजी। सो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, अब तो ये आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझ लिया। सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही शॉर्ट में हमने देखा है, लेकिन बहुत ज्यादा ही शॉर्ट नहीं है, अच्छे तरीके से हमने देखा। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं एक कदम आगे, राइट। देखिए ईएफबी, ईएफबी क्या है, तो दिस इज द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है, ईएफबी का फुल फॉर्म है दैट इज की द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस यूरोपियन फेडरेशन ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक डेफिनेशन दिया है और ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, और एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल आपका दे रखा है, और साथ साथ वहां पे ये भी मेंशन है कि इस डेफिनेशन को आपके द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी ने दिया था। दैट इज वाई कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड में आपसे पूछे ना पूछे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, नीट के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इन्हीं वर्ड्स पे। तो जैसे ईएफबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर क्वेश्चन जो सेट हो रहा है उसमें अगर एक दो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कभी कभी बहुत आसान लेवल के होते हैं, तो ठीक है उसमें आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जगह भी एक ये ऑप्शन रहेगा, फिर लिख सकता है यूरोपियन को हटा के आपको ईस्टर्न कर देगा, द ईस्टर्न फेडरेशन हो सकता है। तो कुछ भी इस तरीके से चार ऑप्शन आपको घुमाए जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। यूरोपियन की जगह आपको इंग्लैंड भी कर सकता है, तो ई से रिलेटेड जो भी होगा आपको करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। तो देखिए भाई ईएफबी ने डेफिनेशन क्या दिया, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। देखिए क्या है, एक तरफ हमारे पास क्या है, नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस की बात की जा रही है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं, इसके सेल्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या है, इनके बीच इंटीग्रेशन देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो क्या है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मतलब वही साफ है कि यहाँ पर नेचुरल साइंस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके सेल्स, उनके अलग अलग पार्ट्स, और मॉलिक्यूलर एनालॉगस करके जो भी प्रोडक्ट्स बनने हैं जो ह्यूमंस के लिए जो फायदेमंद हैं उसके ऊपर वो तो ये जो फील्ड है ये बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसा भी कहना है द यूरोपियन फेडरेशन
ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, राइट। आगे चलते हैं, आप इसको नोट करते चलना, सभी सारे जितने भी आपके पास जितने भी कंटेंट आएंगे आप सबको नोट करते चलना, बहुत अच्छा नोट्स आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो बेसिकली हमारे पास दो मॉडर्न टेक्निक है, दो टेक्निक्स हैं। कैसे हैं? दो कोर टेक्निक है हमारे पास इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के। कौन कौन से हैं? तो पहला है भाई साहब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड द सेकेंड वन इज केमिकल इंजीनियरिंग। नाम से क्लियर है, बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है, वो किसी तरीके की बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो भैया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो हैं, एक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरा है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर, खत्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए हमने लिखा, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी टू ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई ऑर्गेनिज्म एक्स ऑर्गेनिज्म है, तो एक्स ऑर्गेनिज्म का हम क्या करेंगे, इसका हम लोग जेनेटिक मेकअप चेंज कर देंगे। अब बताइए कितनी बड़ी बात है ये कि किसी का आप जेनेटिक मेकअप चेंज कर दो। एक समय जब हम रिप्रोडक्शन के बाद जब हमने शुरू किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां हमने देखा था कि भाई किसी को पता ही नहीं कि क्या होती हैं चीजें। समय बढ़ता गया, मेंडल साहब ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, और तब बताया जब किसी तरीके का माइक्रोस्कोप नहीं था कि भाई हमारे जो चीजें हैं, हमारे अंदर जो चीजें हैं, ये किसी चीजों से कंट्रोल की जा रही, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन्हें हम लोग, जिनको उन्होंने फैक्टर का नाम दिया था, हमेशा पेयर में होते हैं। समय बढ़ता गया, माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुआ, सेल्स के बारे में डिटेल स्टडी, सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को देखा गया, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल कुछ तो चमकता सा दिख रहा था, दैट इज क्रोमोसोम। फिर डिटेल में डीएनए, डीएनए के फिर डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में समझा गया, डीएनए आरएनए के बारे में समझा गया, डीएनए में अलग अलग तरीके के जो प्रोसेसेस होते हैं उसको समझा गया, सेंट्रल डॉग्मा के बारे में हमने देखा। समय बढ़ता गया, टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, और आज हम यहां तक पहुंच गए कि पहले हमें ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता ही नहीं था, तब हमें पता चलता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नंबर ऑफ चीजें होती है, तब जाकर के हमें पता चलता है कि वो हमारा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए था। लेकिन यहां पर गेम क्या हो गया कि आज हमने क्या किया, एक समय में जेनेटिक मटेरियल के बारे में नहीं पता था, और आज हम इसके पूरे जेनेटिक मेकअप को चेंज करने को तैयार हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि आज हम इसके पूरे जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देंगे, और इस जेनेटिक मेकअप को चेंज करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, एंड यही तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। तो समझ में आ रही है चीजें। सेकेंड है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग। भाई क्या है केमिकल इंजीनियरिंग? क्या है केमिकल इंजीनियरिंग? तो कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब। जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें जरूरत है, या फिर जिस भी यूकैरियोटिक सेल की हमें जरूरत है। माइक्रोब्स कैसे हो गए? प्रोकैरियोटिक हो गए। माइक्रोब्स स्लैश यूकैरियोटिक का मतलब है कि माइक्रोब्स जनरली कैसे होते हैं, माइक्रोब्स प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, प्रिमिटिव टाइप का उनका सेल होता है। तो हमें जो चाहिए सो चाहिए, तो हम उसी का ग्रोथ अलाउ करेंगे, बाकी का ग्रोथ को हम किसी भी तरीके से रोक देंगे। तो जिस चीज की हमें जरूरत है हम उसको अलाउ करेंगे। तो वही कह रहा है कि डिजायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में हम ग्रो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा। एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन से, एंजाइम से हम जान रहे हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हमें मिलना है। जैसे कि पहले एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, पेनिसिलिन जो था, कहां से मिला? एक फंगस से मिला, अलेक्जेंडर साहब को मिला। कैसे मिला? तो भाई पेनिसिलियम नोटाटम से हमें देखने को मिला वहां से पेनिसिलिन। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलना है तो हम पेनिसिलिन के लिए पेनिसिलियम नोटाटम को हम क्या करेंगे, हम उसके ग्रोथ को बहुत ज्यादा करने की हमारी इच्छा है, क्योंकि हमें पेनिसिलिन जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए। तो हमने क्या किया, हमें वही पसंद है, हमें वही जरूरत है हमें उस चीज की, तो हमने उसका ग्रोथ करवाया, और हम उसी का ग्रोथ करवाएंगे, लार्ज क्वांटिटी में ग्रोथ करवाएंगे, और हम अपने मर्जी से ग्रोथ करवाएंगे। केमिकल्स का यूज होगा। तो दिस इज द केमिकल इंजीनियरिंग। कितना आसान है। नाम से थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कि पहली बार हमारे सामने ये यूनिट आ रहा है, बहुत ही मुश्किल होने वाली है, लेकिन नहीं, देखिए एक सिरे से हम चलेंगे और चीजों को काफी आसान कर देंगे, राइट। इसको भी आप नोट करो, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। किसी तरीके का डाउट है अगर इत्तू सा भी, तो आप उसको बेझिझक पूछेंगे, एंड हम आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब देखिए यहां पर हम आ गए अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए का हमने यूज किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए।
तो अब यहां पर बात आ गई यहां पे कि जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इसके कंस्ट्रक्शन की बात है। तो किसने किया? तो भाई सबसे पहले तो कहानी हुई ये 1972 में, बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारे देश ने जब पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, उससे ठीक है 11 साल पहले की बात है, 1972 की बात है। मतलब अगर हम कहें तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, रीसेंट चीज़ों में इसको रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम अदर चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे ग्रेविटेशन के बारे में कब बताया गया, न्यूटन साहब कब थे, तो इस तरीके की चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें, अगर अपने साइंस बैकग्राउंड में जो इवेंट्स हो चुके हैं उसमें अगर हम इसको देखें तो 1972 की कहानी है, मतलब बहुत ही रीसेंट। चूंकि रीसेंट की कहानी है तो इसमें क्या है, इसको किसने किया था? तो दो साहब थे हमारे पास, एक स्टैनले कोहेन थे और दूसरे हर्बर्ट बोयर। इन दोनों ने किया क्या गया कि बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को क्या किया, इन्होंने आइसोलेट किया। अब कहां से किया, कैसे किया? तो बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अब क्या था कि यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल है भाई, यहां पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद है। हम ये चीज जान रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर कंट्रोल होना है उसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है। हमारी हाइट से लेके हमारे स्किन के कलर तक, हमारी आवाज से लेके हमारे हेयर तक, हमारे आंखों का स्टाइल, हमारे चलने का स्टाइल, हर चीज का कंट्रोल किया जा रहा है यहां से। हर चीज को यहां से कंट्रोल किया जा रहा है कि भाई इस इंसान की हाइट कितनी होगी, मदर की कितनी थी, फादर की कितनी थी, उस तरीके का हाइब्रिड जेनेटिक मटेरियल इसका है, ये फिर डिसाइड करने वाला है आपको। तो इसमें क्या था, इसकी इस जेनेटिक मेकअप में एक तो कोई ऐसा सेगमेंट था जो सेगमेंट क्या बता रहा था, दैट इज कि ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस था, मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, उस चीज को सेलेक्ट किया गया, क्या किया गया, कट किया गया एक पीस ऑफ डीएनए। इस डीएनए के इस पीस को हमने कट किया है। अब इस पीस को कट करेंगे और क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक होने का था, तो इसको कट करके हमने क्या किया, यहां से आइसोलेट किया। हमने नहीं, किसने किया था भाई, कोहेन साहब एंड बोयर साहब ने। कब की बात है, 1972 की बात है। तो इस तरीके से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें देखने को मिला, राइट। इस तरीके से हमें हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, बहुत कुछ हमें देखना है। किसी तरीके का डाउट है, पूछते चलना है। फिर कह रहे हैं बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। तो जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक स्टेप्स की बात अगर हम करें तो क्या क्या बेसिक स्टेप्स है। पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले तो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए हमें वही बनाना है। ऐसा नहीं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए था और हमने इस पर इतना मेहनत किया है लेकिन हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें ये चाहिए ही नहीं, लेकिन हम फालतू का उस पर मेहनत कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की डिज़ायर है, उस डिज़ायर जीन का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये है, आइडेंटिफाई किया। सेकेंड में करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होस्ट। होस्ट का मतलब ये कोई होस्ट है, इसके अंदर हमने क्या किया है, जो भी हमारा डीएनए था, हमने इसको क्या किया, सबसे पहले इस वाले ऑर्गेनिज्म में, ये जो भी ऑर्गेनिज्म था, इसके डीएनए को हमने जाना, समझा, पढ़ा, देखा, इसकी सीक्वेंस को हमने देखा, इसके सीक्वेंस को रीड किया कि अच्छा इसका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस होने से क्या होगा, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या इसमें से चुना, हमारे लिए जो डिजायर्ड जीन था हमने इसको चुना। एंड इस डिजायर्ड जीन को क्या करना है, फिर हमें इस होस्ट के डीएनए में हमें क्या करना है, किसी तरीके से इंसर्ट करवा देना है। इतना होने के बाद कि मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए टू इस प्रोजेनी। अब क्या है, इसको करना है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, जो डीएनए उसमें गया उसको, और ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब क्या है कि अब ये क्या करेगा, ये होस्ट में ये डीएनए है, रिप्रोडक्शन करेगा, ये क्या बनेगा, प्रोजेनी बनाएगा, ऑफस्प्रिंग्स देगा। अब इस ऑफस्प्रिंग में भी ये वाला डीएनए भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डीएनए ऑलरेडी यहां पर है, तो यहां से ये डीएनए इधर ट्रांसफर हो गया। तो इंसर्ट हमने इधर किया, लेकिन हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है, यहां पर हमने इंसर्ट नहीं किया है, ये नेचुरली आ गया। कैसे? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करता है और ये अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमें
पहला जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ये रहा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें वो डीएनए है जो हमने डाला भी नहीं लेकिन आ गया, इसके पेरेंट में हमने डाला था। नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, आगे और चीजें डिस्कस करते हैं कि भाई आगे और क्या देखना है हमको। है हमारे पास की टूल्स के बारे में देखना है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब यहां पर क्या है, आरडीटी की बात की जा रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको कहीं कहीं आरडीटी भी देखने को मिलेगा। अब आरडीटी लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन पेपर में ही आरडीटी लिख गया, हमने कहा यार हमने पूरे सिलेबस में ही आरडीटी नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज को टेक्नोलॉजी को कभी कभी आरडीटी लिखता है। तो भाई कौन कौन से टूल्स की जरूरत है हमें ये काम करने के लिए? सबसे पहला टूल हमें चाहिए डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स। हमें ऐसे एंजाइम्स की जरूरत है जो डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि कुल मिला के हमें इस बायोटेक्नोलॉजी में हमें जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं, इन्हीं जेनेटिक मटेरियल के साथ तो हमें गेम करना है। हमें इसी जेनेटिक मटेरियल के साथ लड़ाई पीट, मार पीट, उठा पटक, इसको तोड़ना जोड़ना ममोड़ना जो करना है हमें इस जेनेटिक मटेरियल के साथ करना है। इस जेनेटिक मटेरियल के साथ जब हम छेड़छाड़ करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो इसको छेड़छाड़ करने के लिए ये तो नहीं है कि कोई बैट है और हमारे पास कोई बॉल है और हम क्रिकेट सीधा खेल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? तो हमें जरूरत पड़ती है कुछ एंजाइम्स की। और ये जो एंजाइम्स हैं, इन्हीं एंजाइम्स को हमने नाम दिया है दैट इज डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स। तो जो डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सके, कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या है आगे देखते हैं। दूसरा है हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम्स, क्या है आगे देखते हैं। ऐसे नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, आपने पहले भी देखा है। फिर है हमारे पास लाइगेज एंजाइम। ये कुछ एंजाइम है जो डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सेट्रा। जो करना है ये कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमें वेक्टर की जरूरत है, और तीसरी चीज है कि हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत है। हमें बिना होस्ट के और बिना वेक्टर के भी ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो तीन चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। एक हमें चाहिए डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम जो डीएनए के साथ हम छेड़छाड़ कर सकें, दूसरा हमें वेक्टर्स की जरूरत है, और तीसरा हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म की तो जरूरत बिल्कुल ही है। अगर हम मैनिपुलेटिव एंजाइम्स में बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारे पास, पॉलीमरेज एंजाइम है हमारे पास, और लाइगेज एंजाइम्स है हमारे पास। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। बहुत ही मुझे लग रहा है कि अभी तक बहुत सारी आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं पल्ले पड़ रही है, आप बेझिझक उसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आ जाते हैं अपने आरई पे, दैट इज की आरई दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात की जा रही है। आरई हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे इस वाले केस में हमने इसको आरडीटी का नाम दिया था शॉर्ट में, यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को शॉर्ट में आरई हम कह सकते हैं। पहली कहानी पहली बार 1963 की कहानी है, 1963 की कहानी है। Two enzymes responsible for the restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated। पहली बार ये हुआ कि इस ई कोलाई में, ई कोलाई जो है हमारे पास, इस ई कोलाई में क्या देखने को मिला कि इस ई कोलाई का देखा था कि ई कोलाई जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ई कोलाई, ठीक है। इस ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज अगर आकर के बैठता है, इस तरीके से अगर आकर के बैक्टीरियोफेज बैठता है, ये बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा किधर? तो अपने इसको ट्रांसफर करेगा ये इधर बैक्टीरियोफेज के अंदर। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि दो एंजाइम्स हमें देखने को मिले, जो यहां पर हमें दो एंजाइम हमें देखने को मिले। और ये दो एंजाइम्स कर क्या रहे थे कि ये जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया का जो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जो बैक्टीरिया नहीं, ये वायरस है, नाम है इसका बैक्टीरियोफेज। तो इस बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो इस ई कोलाई में जो ग्रो होना है, इसको ग्रो होने से इन दो एंजाइम्स में रोक लिया। और पहली बार ये हमें देखने को मिला, जिसमें से एक जो था वो मिथाइल ग्रुप था एक के पास, दैट इज मिथाइलेज, और दूसरा जो था वो डीएनए को कट कर रहा था। एक जो था वन ऑफ देम एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए। ये जो डीएनए था, इस डीएनए में यहां पर ये मिथाइल ग्रुप को एक ऐड कर रहा था, मिथाइल ग्रुप को। तो देखिए जैसा इसका नॉर्मल है, जो इसका ओरिजिनल है वो आया, वो इसके साथ
मैनिपुलेट करता है, फिर इधर अपना ग्रोथ करता है। लेकिन क्या किया कि इसी को चेंज अगर हम कर दें, इसके नेचुरल स्ट्रक्चर को चेंज कर दें। अब चेंज हमने दो तरीके से किया है। पहला चेंज हम कैसे कर रहे हैं, तो पहला चेंज हम कर रहे हैं कि हम उसमें मिथाइलेज ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो मिथाइलेज ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दूसरी चीज ये है कि साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को कट भी कर रहे हैं। ये जो डीएनए है, इस डीएनए को कट भी किया जा रहा है, इसके तरीके से हमने उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अब जब चेंज कर दिया है, तब चेंज करने से क्या होगा कि यहां पर भाई हमें होगा कि जो नेचुरली जिस तरीके से जेनेटिक मटेरियल आ रहा था, अब तो वैसे नहीं आएगा। ठीक है, लेटर वॉज कॉल्ड एज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और बाद में हमने इन दो एंजाइम्स को क्या कहा, हमने दो एंजाइम्स को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से पुकारा। राइट, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो हैं जिसको पहली बार 1963 की बात है, जब पहली बार ई कोलाई में जब बैक्टीरियोफेज अपना इन्फेक्शन करने जा रहा था, तो इन्फेक्शन करने में वो क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसका अपना ग्रोथ करवाना चाहेगा इन ई कोलाई। तो पहली बार ई कोलाई में ऐसा देखने को मिला कि दो एंजाइम्स यहाँ पर सामने आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। और दोनों एंजाइम ने अपना अपना काम किया, एक ने डीएनए को कट करना शुरू किया तो दूसरे ने उसमें मिथाइलेज ग्रुप ऐड करना शुरू किया, और इस तरीके से उसके ग्रोथ को रोक दिया गया। और बाद में फिर चल के हमने इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया है। नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अपने इसके आगे हमें क्या देखना है। तो फिर आगे हम चलते हैं और देखते हैं समथिंग मोर अबाउट दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। राइट, कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। तो सवाल यहां पर यह है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से ये बिलोंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो न्यूक्लियेजेस के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियेजेस, सुना है कभी, दूसरा सुना होगा बिल्कुल एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या है एक्सोन्यूक्लियेजेस, तो एक्सोन्यूक्लियेजेस की अगर हम बात करें तो रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए का एंड है, अगर इसको माने तो ये मतलब ये क्या है, ये डीएनए का एंड है, ये डीएनए का एक एंड है। अब इस एंड से क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है, दैट इज कि ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है किस चीज को, तो पूरे न्यूक्लियोटाइड को, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है। तो जो किसी डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करे तो वो क्या हो जाता है, तो दैट इज एक्सोन्यूक्लियेजेस। अब इंडोन्यूक्लियेजेस क्या है, तो मेक कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। अब ये जो डीएनए है, इसमें किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन को, अगर ये मान लो कि इस पोजीशन को ये सेलेक्ट करता है तो यहां पर ये कट लगाएगा, और जब इस पोजीशन पे ये कट लगाएगा, सो दिस इज द इंडोन्यूक्लियेजेस। डीएनए के एंड वाले पार्ट पे ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, देन इट इज द एक्सोन्यूक्लियेजेस। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे बिलोंग कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग कर रहा है एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से, जिसको हमने न्यूक्लियेजेस का नाम दिया है। दो प्रकार के हैं भाई, एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं और एंडोन्यूक्लियेजेस हैं। एक्सोन्यूक्लियेजेस करता क्या है, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसके एक एंड पे डीएनए है, तो इसके एक एंड से न्यूक्लियोटाइड को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करता है कि डीएनए जो है उसे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या करता है, ये कट लगाता है। सो दिस इज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, आगे कहता है कि जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें देखने को मिला, दैट वाज हिंद 2 जो था हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। इट्स फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो भी न्यूक्लियोटाइड का जो भी सीक्वेंस है, इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था उस पर इसका फंक्शन जो था वो डिपेंड था। It always cut DNA molecules at the particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. अब देखिए इसकी खासियत क्या थी, ये सबसे पहले क्या चुनता था, ये चुनता था, रिकॉग्नाइज करता था स्पेसिफिक सीक्वेंस। और वैसा सीक्वेंस कैसा, तो ऑफ 6 बेस पेयर्स, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को ये चुनता था। अब 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को चुनेगा और फिर वहां जाकर के क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के ये कट लगाने वाला है।
तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के डीएनए को कट लगाने वाला है कौन, तो हिंद2। ये इसकी खास बात। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंद2। अब चूंकि हिंद2 क्या करता था, इसी 6 बेस पेयर्स पे जाकर के इसी 6 बेस पेयर को ये क्या करने वाला है, इसी 6 पेयर बेस को चुनने वाला है, इसी पर ये कट करने वाला है, इसी पे कट लगाने वाला है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस है, ये रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस है, ये क्या है, सो दिस इज द रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस फॉर हिंद2। ठीक है, हिंद2 के लिए रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है ये, राइट। आगे, सो टुडे वी नो मोर देन 900, और आज के समय में एक समय हमें सिर्फ हमारा पहला हिंद2 मिला, लेकिन आज के समय में आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम उन हर एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट को शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्होंने आज के समय हमें करीब करीब 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज करके हमें दी है, that have been isolated from over 230 strains of the bacteria। 230 स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, 230 स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, और इससे हमने 900 प्लस हम मान के चलते हैं, 900 ही मान ले तो किया है। 0 से अगर हम 0 को कैंसिल करें, एक छोटा सा मैथमेटिक्स लगाएं, तो एक के लिए हम क्या करेंगे, 90/23, मतलब जो भी होगा इस तरीके से, है ना। ट्राई कर रहे थे छोटा सा मैथमेटिक्स, तो मतलब इतना सारा हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि अगर 1 से हमें 90/23 इतना सारा हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो 230 स्ट्रेन से हमारे पास बैक्टीरिया के, और हमें कितना इनसे मिल गया, तो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें मिल गया। काफी सही है, मतलब, है ना। इसको नोट कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। कोई डाउट आपके मन में, आप उसे बेझिझक पूछ सकते हो। देखिए, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में आपने सुना होगा और बचपन में कहा भी होगा कि ऐसा कुछ बचपन में सुना है क्या, लाइक कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, मतलब कि आप उसको इस एंड से बोलो या फिर इस एंड से बोलो, दोनों ही एंड से वो एक जैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक ब्रांड है हमारे देश में, दैट इज की डालडा करके एक ब्रांड है। अगर आप उसको इधर से पढ़ोगे तो भी डालडा पढ़ोगे, अगर इधर से पढ़ोगे तो भी डालडा पढ़ोगे, राइट। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब देखिए क्या है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर रेफर्ड टू एज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए डुप्लेक्स और आरएनए। डीएनए डुप्लेक्स से आरएनए में होना क्या, द सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड इज सेम एज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो एक स्ट्रैंड का जो भी सीक्वेंस है वो सेम है एज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सीक्वेंस के। ठीक है, मतलब कि यहां पर जो 2 स्ट्रैंड्स है ये दोनों में जो है वो सेम है। ठीक है, when read from same direction on the both the strands either 5' to 3s, अगर हम इसको 5' से 3' रख दें और इसको क्या करें, इधर हम 3' रख दें और इधर हम 5' रख दें, तो अगर हम इधर से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर हम लोग पढ़ें ऐसा कि ATGGTA, तो हम अगर इधर से पढ़ते हैं, अगर हम मान लो कि 5' से 3' के तरफ चलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इसको ATGGTA, यही पढ़ेंगे। अब हम पलट देते हैं, 3' से हम 5' की तरफ चलते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे A के बाद पढ़ेंगे T के बाद पढ़ेंगे G के बाद फिर पढ़ेंगे T के बाद फिर पढ़ेंगे G के बाद पढ़ेंगे T और T के बाद पढ़ेंगे A। तो यहां पर भी तो AATTGGGGTTA दोनों साइड से हमें सेम देखने को मिला। तो 5' to 3' और 3' to 5', दिस इज 2 to 5', राइट। तो इस तरीके से होता है ना। जैसे कि हम अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि बचपन में हमने पढ़ा था कुछ
एक हमारे कंट्री में ब्रांड है, आप इधर से पढ़ोगे तो भी आपको डालडा पढ़ना होगा, इधर से पढ़ोगे तो भी डालडा पढ़ोगे, राइट, वही वाला केस है। तो इस तरीके का जब सीक्वेंस आपको देखने को मिला तो इसको हम लोग पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता थी, आपको ये पहले से पता भी होगा, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि इसको हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ऐसी चीजें होती हैं, ये आपको पता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं ये शायद नहीं पता है। लेकिन आज के बाद हमें भूलना नहीं है। लेटर वॉज कॉल्ड एज अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बाद में इसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आ गया। ठीक है, आगे चलें। भाई डीएनए लाइगेज क्या है, सुना है, कहां सुना है? शायद हमने सुना था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर में। अच्छा, कैसे? हमने रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया था, याद है? एक तरफ कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा था स्ट्रैंड का, एक तरफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा था। हमने कुछ जो इस तरीके का देखा था, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया था, इधर कंटिन्यूअस सिंथेसिस, इधर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस था। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में फिर हमने देखा था कि बाद में जाकर के ये सभी जुड़ जाएंगे, बाद में जाकर के जुड़ेंगे, एक स्ट्रैंड बनाएंगे। कौन करने वाला है ये काम? कौन हेल्प करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा ना। डीएनए लाइगेज के मदद से हम इसको जोड़ने वाले थे, याद है? डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम है, दिस एंजाइम फॉर्म्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, दोनों के बीच में क्या करेगा? एक बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो इस बॉन्ड का नाम होगा भाई, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसका नाम हो जाएगा। अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में इसने बॉन्ड बना दिया, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड को इसने जोड़ दिया एंड कोवैलेंटली लिंक्स द टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। मतलब चीजों को जोड़ रहा है। तो जो चीजों को जोड़ रहा है दैट इज द डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम ही है जोड़ने का। अपनी अपनी खासियत, कोई तोड़ रहा है तो कोई जोड़ रहा है, वही डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम कर रहा है। The enzymes used most often in rDNA technology, recombinant DNA technology। rDNA का मतलब है कि बात किसी की जा रही है, recombinant DNA technology is T4 DNA ligase, which is encoded by phage T4। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, आसान है, पढ़ा है हमने पहले भी, रिवाइज हो गया ये हमारा रिविजन। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए है और पॉली वर्ड जुड़ा है, पॉलीमरेज वर्ड जुड़ा है, तो है सीधा सीधा कि दीज एंजाइम्स सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। पॉलीमरेज करना है, बढ़ाना है, पॉलीमरेज एक के बाद दूसरे में जोड़ना है। तो डीएनए है हमारा, डीएनए में क्या कर रहा है? सिंथेसिस कर रहा है नए स्ट्रैंड्स का, सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए टेम्पलेट इन 5' to 3' डायरेक्शन। कैसे करना है? तो 5' से 3' के डायरेक्शन में क्या होगा? सिंथेसिस होना है। ठीक है, तो वो काम जो करवाता है उसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने देखा, कटिंग वटिंग का काम था, डीएनए लाइगेज को देखा हमने, जोड़ने का काम था, और वहीं हमने आरएनए पॉलीमरेज को देखा। अगर हम लोग क्विक डिफरेंशिएट हम लोग करना चाहें तो क्विक डिफरेंशिएट हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। एक तरफ हम रख देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, एक तरफ हम रख देते हैं डीएनए लाइगेज को, और एक तरफ हम रख देते हैं डीएनए पॉलीमरेज को। इसको हम क्या करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज को रखेंगे। बीच से एक लाइन यहां, बीच से एक लाइन यहां, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से हमने खींच के दिया। इसका काम हमने देखा कि कट ही कर रहा है, या तो डीएनए के एक एंड पे कट कर रहा है एक्सोन्यूक्लियस की मदद से, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन को चुन के कट कर लिया एंडोन्यूक्लियस की मदद से। काम कटिंग का ही है। इसका काम क्या है? इसका काम है भैया कि जो स्ट्रैंड्स हैं उसको आपस में जोड़ दो। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि काम करो, जोड़ने का, हटाने से कुछ नहीं होगा, एक नया ही स्ट्रैंड बना देते हैं। तो ये सीधा सीधा क्या किया इसने? न्यू स्ट्रैंड का सीधा सीधा सिंथेसिस करवा दिया। एक बेसिक डिफरेंशिएशन जो आप इसको याद कर लेंगे तो फिर इसके बाद जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो तो आपको याद होनी ही है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या देखना है, व्हाट टू डिस्कस। क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। क्या है भाई क्लोनिंग वेक्टर? तो कहता है कि वेक्टर इज ए कैरियर या व्हीकल। सीधा सीधा बात है कि वेक्टर के बारे में जो हमने पढ़ा
तो वेक्टर एक कैरियर या गाड़ी है, एक व्हीकल है जिसके ऊपर हमें सवारी करना है और वो हमें इस एरिया से उठा करके इस एरिया में ले जाएगा। जो कोई दूसरी चीजों को, फॉर एग्जाम्पल कोई यहां पर एक कोई इंसेक्ट ही है, ठीक है, उसने क्या किया, किसी माइक्रोब को यहां से उठाया और यहां से उठा करके वो वहां ले गया, दैट इज द वेक्टर। ठीक है, पता ही है, बचपन में पता था, अभी बचपन से जान रहे। तो वेक्टर इज ए कैरियर या व्हीकल दैट डिलीवर्स ए फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम चूंकि बायोटेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, समझने के लिए वो था। अब एक्चुअली ये वेक्टर क्या करता है, इसने क्या किया है, डिलीवर किया एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। ये किसी बाहर का डीएनए का एक टुकड़ा था, ठीक है। इसको क्या किया, ये इसको अपने अंदर लिया, किसने, तो वेक्टर ने। अब ये वेक्टर लेके चला है इस डीएनए को और ये इसको कहां भेजने वाला है, तो यहां पर कोई होस्ट है, यहां पर कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है। अब इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये क्या करेगा कि ये वेक्टर लाएगा और यहां ला करके इसमें पटक देगा, पहुंचा दिया इधर से इधर। तो पहुंचाने का काम जो ये गाड़ी कर रहा है, तो दिस व्हीकल इज वेक्टर एक्चुअली, एंड दे आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इन फॉलोइंग। और इनको इस तरीके से इन सच ए वे ताकि इन सब चीजों में मदद करता है। किन किन चीजों में मदद करता है, इजी लिंकिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए, इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन रिकॉम्बिनेंट में से इन सब चीजों में ये क्या करता है, ये मदद कर रहा होता है, राइट। इसको भी आप नोट कर सकते हो। दिस इज अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। कोई डाउट, मन में चिंता, सवाल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अब है इसेंशियल फीचर्स ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर की कुछ इसेंशियल चीजें क्या है, क्लोनिंग वेक्टर की कुछ तो इसेंशियल चीजें हैं। वो क्या है इसेंशियल चीजें, शुरुआत होती है ओरी से। ओरी जिसे हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहले अगर हमने बात करी, अगर हम लोग सेंट्रल डॉगमा में जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने देखा था कुछ कि जब सेंट्रल डॉगमा में पढ़ रहे थे तो डीएनए से वापस बन रहा था डीएनए, मतलब डीएनए का हो रहा था डुप्लीकेट एक बन रहा था। तो डुप्लीकेट बनने का मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का डुप्लीकेट बनना। और ये जो रेप्लिकेशन है किसी एक पॉइंट से शुरू होना है, और ये किसी एक पॉइंट से जो शुरू होगा, मतलब कि अगर रेप्लिकेशन करना है, मतलब कि एक का अगर डबल भी करना है, तो कहने का मतलब है कि हमें करना है क्या, तो जैसे कि हमने कहा ना, हमें रेप्लिकेशन करना है। तो रेप्लिकेशन करने के लिए मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका आपको एग्जैक्ट कॉपी बनाना है। तो कॉपी करने के लिए किसी एक पॉइंट से तो आप स्टार्ट करोगे ना, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे। तो यही जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। शॉर्ट में हम लोग ओरी भी कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो इसेंशियल फीचर है, दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर। पहचान बहुत जरूरी है, पहचान करवाने में मदद करेगा। क्लोनिंग साइट होना जरूरी है, और दूसरा साइज ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का साइज में इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर का साइज कैसा है, कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म तक लेकर के जाना है, जो फॉरेन डीएनए पहुंचाएगा, उसके साइज पे भी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 फीचर्स हैं, इसेंशियल फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के। इस चारों को आप नोट कर लो, इस चारों को आप नोट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है भैया, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। जब भी कोई यूकैरियोट है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको जब टूटना है, इसको जब डिवाइड, इसका जब कॉपी बनना है, कहने का मतलब है कि इसका जब कॉपी बनना है, मतलब रेप्लिकेशन होना है, तो किसी एक पॉइंट से चीजों को शुरू होना है, किसी एक पॉइंट से शुरू होना है। और जिस पॉइंट से वो शुरू होता है, इसी को हम लोग ओरी के नाम से जान रहे हैं। occurs at a specific genomic loci called origin of replication, ठीक। यहीं से चीजें स्टार्ट होंगी। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है सर, तो सेलेक्टेबल मार्कर इनेबल्स द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल्स। जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है, एक तरफ हमारे पास है नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स, ठीक है, एक तरफ है हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स, ठीक है, और एक तरफ है हमारे पास ट्रांसफॉर्म सेल्स। तुमसे अगर बोला जाए कि चलो इसमें जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उसको चुन करके तुम ले आओ, तो तुम कहोगे कि ये कैसे हम कर दें भाई,
ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। अब तुम कहोगे कि सर आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि एक तरफ आलू और प्याज दोनों रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जाओ उन दोनों में से जो आलू है उसको उठा करके ले आओ। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्म सेल्स तो चाहिए। मदद करेगा कौन? सेलेक्टेबल मार्कर, पहचान करवाएगा ये हमारी। तो ये क्या करेगा? तो सेलेक्टेबल मार्कर इनेबल्स द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो इन दोनों में जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं इनको इनको पहचानने में मदद करेगा ये। Helps in the identifying and eliminating the non-transforms and selectively permitting the growth of the transforms। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट कर दिया। किसको? इस वाले को। इसको पहचाना, अरे अच्छा तू है, तेरा तो अब यहाँ काम नहीं है, एक काम कर, तुम्हें हमने पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया गया, कहा तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, अपने काम से काम रखो, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो बाहर। तो इसने क्या किया? इसको पकड़ा और बोला चलो निकलो बाहर। इसने इसको बाहर निकाल दिया। बचा कौन? बचा सिर्फ ट्रांसफॉर्म सेल्स। बचा कौन? बचा सिर्फ ट्रांसफॉर्म सेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन बचा, सेलेक्ट किया गया, अलाउ किया गया इसके ग्रोथ को। इसको क्या किया गया? इसको बाहर कर दिया गया, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? सेलेक्ट किया गया। इसको क्या किया गया? अलाउ किया गया। किस चीज के लिए? तो इसको इसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये है चीजें। यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट है, यहां से सेलेक्टेबल मार्कर ये होता है। राइट, नोट करने लायक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? तो आगे हमारे पास आ गया क्लोनिंग साइट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक ऐसा साइट जहां पे क्लोन होना है। तो रिकॉग्नाइजेशन साइट है ऑन प्लाज्मिड आर नोन एज क्लोनिंग साइट। प्लाज्मिड के ऊपर जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है, इसको हमने क्या बोला है? इसी को हमने क्लोनिंग साइट का नाम दिया है। कहता है कि दीज आर द लोकेशंस इन द वेक्टर वेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज क्लोन्ड। तो किसी भी वेक्टर के अंदर एक ऐसा लोकेशन है जिस लोकेशन में क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है क्लोन किया जा रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, दैट इज की रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब आरडीएनए। इस आरडीएनए को क्या किया जा रहा है? इसको क्लोन किया जा रहा है, क्लोन्ड। दूसरी चीज की, इट इज अ साइट वेयर द डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर्स। और ये वो साइट है जिस साइट पे डीएनए जो है वो किसी वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्लोनिंग साइट कहते हैं। ठीक है, साइज ऑफ वेक्टर से क्या समझ में आ रहा है? कि शुड बी स्मॉल एज लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए, अगर हम लोग वेक्टर के साइज की बात करें तो कैसा वेक्टर का साइज होना चाहिए? अगर ये वेक्टर है तो इसका कैसा साइज होना चाहिए? आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया है, लेकिन इट इज एडवाइज्ड, ऐसा होता है और ऐसा किया जाता है कि इसके साइज को हमेशा स्मॉल रखा जाता है। अच्छा, स्मॉल क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर स्मॉल रखेंगे तो ये बचा रहेगा। लार्ज अगर हमने रख दिया है तो लार्ज रखने से क्या हो सकता है कि अगर लार्ज है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन। तो शुड बी स्मॉल एज लार्ज मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफाई तो करना ही है, तो प्यूरिफाई करने के टाइम ये जो लार्ज वाला है इसका ब्रेक डाउन हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि स्मॉल को रखा जाए। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे की ओर चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आगे भाई हमें क्या देखना है। तो एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ वेक्टर्स के जो हम आरडीटी में यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। भूलना नहीं है क्या बोल रहे हैं हम, दैट इज की वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। इसी में देखना है कि कुछ एग्जाम्पल्स किसके? तो इसके वेक्टर्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स। एक है हमारे पास प्लाज्मिड, दूसरा बैक्टीरियोफेज, तीसरा हमारे पास कॉस्मिड, चौथा यैक वेक्टर, पांचवा बैक वेक्टर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, हमारे पास फैगमेट है, हमारे पास ट्रांसपोजन्स और वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स, वायरसेस यूज्ड टू क्लोन जीन इन एनिमल्स एंड शटल वेक्टर। ये सारे जो हैं कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, नोट कर सकते हैं। आपसे अगर 3 4 5 एग्जांपल बोल दिया क्या लिखने के लिए, हमारे पास कितने हैं? 10 हैं, किसी 5 को लिख देना, गलत नहीं होगा। या फिर
10 के 10 अगर आपको याद है तो आपके नीट में आपसे पूछ दे कि एक ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स कॉमनली यूज्ड इन आरडीटी। आपको क्या कर देगा, ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है, और मान लो ये ऑप्शन दिया है, और चौथे में कुछ और ही दे दिया है। तो आपको याद होगा कि अच्छा ये जो था ये तो हमने उस लिस्ट में देखा था, पढ़ा था कि ये तो इसके एग्जांपल्स होते हैं। ये जो चौथा है इसके बारे में हमने नहीं देखा, तो जरूर है कि उस ए बी सी डी में ए सी डी हमने देखा था, लेकिन ये जो बी वाला है इसका नाम तो इस लिस्ट में कहीं नहीं था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही आंसर हमें कितना दे जाएगा, हमें यही आंसर हमें 4 मार्क्स देके जा सकता है। नहीं पढ़ेंगे, गलत अगर टिक कर देंगे तो हमारा 1 मार्क्स जो है वो निगेटिव भी हो जाएगा। अगर हम आंसर ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ ना मिलेगा ना हमारा जाएगा। तो हमें 4 मार्क्स के लिए हर तरह से मेहनत करना है, कहीं से हमें बचना नहीं चाहिए। तो आप इसको भी नोट कर लो, राइट। आगे चलते हैं। या हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए, हमारे पास क्रोमोसोमल डीएनए, दोनों के बीच में हमें करना है कुछ कंपैरिजन, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। कौन? तो प्लाज्मिड डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें तो इट मे बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें तो कभी कभी हमें सिंगल स्टैंडर्ड भी दिखता है, कभी कभी हमें डबल स्टैंडर्ड ही दिखता है। लेकिन ये भाई साहब का नियम बिल्कुल सटीक है प्लाज्मिड डीएनए का, डबल मतलब डबल, सिंगल से नहीं काम चलेगा, डबल ही रहेंगे हमेशा। तो इट इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। साफ है डिफरेंस? सर्क्यूलर है भाई, सर्क्यूलर है होता है ये लीनियर होता है। इट इज लीनियर सर्क्यूलर। It is naked without histone protein. It is naked without histone protein. It is coated with histone protein. इसकी बात करें तो does not carry any vital gene necessary for cell. ये it does not carry any vital gene necessary for cell. तो सेल के लिए जरूरी जो vital gene है उसको कैरी नहीं करता है। This that chromosomal DNA it carries vital genes necessary for cell. ठीक है। अब आप कहोगे सर क्रोमोसोमल डीएनए में तो हमने पढ़ा था कि डबल स्टैंडर्ड होता है, तो यही वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, लिखा है, बट समटाइम्स हमें सिंगल स्टैंडर्ड भी देखने को मिलता है। लेकिन इस वाले केस में हमेशा डबल स्टैंडर्ड, तो वही है डिफरेंस। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ मेन जीनोम, और वहीं इट कैन रेप्लिकेट विथ जीनोम। ये जीनोम के साथ रेप्लिकेट करता है, और ये उसके बिना जीनोम के भी रेप्लिकेट कर जाता है। इस वाले में है इंटेरोन्स एब्सेंट है, बट इस वाले में एक्सोन और इंटेरोन दोनों प्रेजेंट है। कंपैरिजन है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है। एग्जाम में हमसे पूछा गया अभी एक क्वेश्चन है कि भाई डिफरेंस बता दो, पूरा डिफरेंस है हमारे पास, डिटेल में लिख के आएंगे, पूरे मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, क्या है अंतर? तो प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में ये हमारे सामने रहा। ठीक है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने आगे के पार्ट में और डिस्कस करते हैं कि भाई आगे हमें क्या देखना है, राइट? आगे हमें क्या देखने को है। अब आरडीटी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, ये बार बार लिखने का मतलब यही है कि हमें भूलना नहीं है कभी। आरडीटी लिख दिया, हम कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, आता हुआ चीज भी छोड़ के चले आए कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज तो हमें आता है, लेकिन आरडीटी पूछ दिया, हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई पूछ क्या दिया क्वेश्चन में। तो हमें पता है, लेकिन पता होने के बाद भी अगर हम आंसर नहीं लिख करके आए तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। दैट इज़ वाई कि बार बार लिख रहे हैं, हो जाएगा याद। एक ही लेक्चर में अगर हम 5 बार लिख दें, एक ही लेक्चर में अगर हम लोग इस चीज़ को 5 से 6 बार डिस्कस कर लें, रिवीजन में तुम 3 से 4 बार 5 बार डिस्कस पढ़ते जाओगे, हो गया काम खत्म, कभी नहीं भूलोगे इसका। तो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज। पहला है दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब ये आरडीटी प्रोसेस इस चैप्टर का आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। शुरू होती है कहानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना होगा, दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। तोड़ने का काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई के मदद से इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम तोड़ेंगे। डीएनए निकाल लिया, डीएनए को तोड़ लिया।
अब करेंगे सेपरेट, सेपरेशन होगा और सेपरेट करने के बाद उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करेंगे किस चीज से? तो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की मदद से। एम्प्लीफिकेशन होगा, जरूरत जो है हम करेंगे, बिल्कुल एम्प्लीफिकेशन होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लिखते चले क्या सबके फुल फॉर्म को? दैट इज आरई का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। पीसीआर क्या है? तो दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक चीज जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज कि पीसीआर छोड़िए, आपने आरटीपीसीआर का नाम बहुत सुना है। आरटीपीसीआर का नाम बीते 2 सालों में बहुत सुना है। कब सुना है? तो कोविड के टेस्ट में आरटीपीसीआर का नाम सुना होगा कि कोविड के टेस्ट में हमेशा आरटीपीसीआर का नाम लिया जाता है, दैट इज की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का मतलब हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज आरटीपीसीआर। तो इसी चीज का हम यूज करते हैं, इसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है एंड दिस टेक्निक इज आरटीपीसीआर। फाइन। लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, 5वां स्टेप। लाइगेज हमें क्या करना है? डीएनए लाइगेज का हम यूज करेंगे, किसका? तो डीएनए फ्रेगमेंट्स का इनटू ए वेक्टर। फिर हम करेंगे ट्रांसफरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको अब हमें होस्ट में भेजना है, तो हम होस्ट में भेजेंगे ताकि उधर जाके चेंजेस हो सके। फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल में हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेज दिया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हमने होस्ट में भेज दिया तब ध्यान रखना होगा, हमें उस होस्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो कल्चर करेंगे हम उन होस्ट सेल का इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम एट ए लार्जर स्केल। फिर एक एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड फाइनली जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो हम ले लेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, नोट कर लो और एक एक करके हम इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करके अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नोट कर सकते हैं आप इन सभी को। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सारे स्टेप्स को। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले हमें करना क्या है? डीएनए को आइसोलेट करना है भैया। जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, कैसे करेंगे? द प्रोसीजर ऑफ टोटल डीएनए प्रिपरेशन फ्रॉम ए कल्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। 4 स्टेज में हमने डिवाइड किया है। पहला है स्टेज 1, द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रोन एंड हार्वेस्टेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे, फिर उसको उस कल्चर में उसको क्या करना है? ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या है? द सेल्स आर ब्रोकन ओपन टू रिलीज देयर कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। जैसा जैसा सेल होगा वैसी सेल की अपनी अपनी खासियत, अपने अपने खासियत के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो चीज़ों को रिलीज करेगा। जैसे ये कोई सेल है, इसकी कुछ खासियत है, इसके अंदर इसके अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसके अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स क्या होगा? फिर ये ब्रेक होगा तो ये कंपोनेंट्स जैसे कि हैं वो बाहर आने वाले हैं। बैक्टीरिया से क्या होगा? बैक्टीरियल से हम इधर लाइसोजाइम, फंगल तो काइनेटेज, प्लांट सेल सेल्यूलेज, याद रखने लायक चीज है। द सेल एक्सट्रैक्टेड इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द डीएनए। अब करना क्या है? जो सेल एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको ऐसे ट्रीट करना है कि सब कुछ हट जाए, खत्म, बाय गुड बाय टाटा हो जाए, लेकिन डीएनए यहां पर बच जाना चाहिए। डीएनए बच जाए, बाकी सब कुछ टाटा बाय बाय हो जाए, चलेगा। The resulting DNA solution is concentrated। तो resulting DNA solution जो है वो कैसा है? वो concentrated है, राइट। तो हमने क्या किया? यहां से क्या किया? हमें जो डीएनए चाहिए था हमने उस डीएनए की प्राप्ति कर ली। हमने उस डीएनए को जो हमें चाहिए था हमें वो डीएनए मिल गया, हमें वो डीएनए मिल गया, राइट। इसके बाद अब जो डीएनए मिल गया उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। फ्रेगमेंट्स में हम कैसे तोड़ेंगे? तो फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो करना है कुछ ऐसा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करेंगे एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग फ्रेगमेंट्स में हम इसे तोड़ने वाले हैं, राइट। जब हम इसे तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद जरूरत है इसका सेपरेशन भी हम करें। तो करना है क्या कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है एंड उसको आइसोलेट करना है।
तो कह रहा है ऐसा कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे हम करते हैं? तो जो डीएनए फ्रेगमेंट हमको मिला था, इस डीएनए फ्रेगमेंट को सबसे पहले हमने इसको प्राप्त किया। हमने इसको क्या किया है कि हमने इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा है। हमने इसको क्या किया है? हमने इसको फ्रेगमेंट में तोड़ा है, और हम इसको फ्रेगमेंट में तोड़ने के बाद अब इसका चाह रहे हैं कि सेपरेशन हो, एंड उसको सेपरेशन के बाद आइसोलेट करें। तो इसके सेपरेशन एंड आइसोलेशन में हम लोग यूज करेंगे एक प्रोसेस का, जिस प्रोसेस को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। यहां पर हम आइसोलेशन करेंगे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का। जो भी हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए हम उसको आइसोलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे में अब हम चलते हैं कैसे। तो डीएनए को हमने तोड़ दिया, अब डीएनए को हमने सेपरेट किया है। एक इंपॉर्टेंट दैट इज की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में हमें देखना है। तो भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो आपको बता दिया जाए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास ये एक डायग्राम है, दैट इज की एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक प्लेट है। डीएनए की खास बात है कि वो निगेटिवली चार्ज होता है, एंड इस प्लेट में इधर हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है, इधर कुछ वेल्स हैं, इधर से हमने फ्रेगमेंट्स को डाला, और इस तरीके से ये फिल्टर होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट साइज का जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो हमें इधर मिल जाता है। अकॉर्डिंगली उससे छोटा वाला जो है, दैट इज कि इससे छोटा वाला जो है ये कुछ आगे बढ़ता है, जो इससे छोटा होता है वो और आगे बढ़ता है, जो सबसे छोटा होता है वो हमें इधर मिल जाता है। राइट, तो यही कहानी है। ये जो डीएनए के ये आपको देख रहे हैं, दिस ऑल आर द बैंड्स ऑफ डीएनए। बात कुछ ऐसा है कि जो डीएनए को हम कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, डीएनए की खास बात है कि हम जानते हैं वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, और यहां इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। तो इधर अगर हम लोग निगेटिव चार्ज को रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, और निगेटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जस्ट बिकॉज कि अगर हम लोग प्लस और प्लस को दो पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो हमें रिपल्शन का केस देखने को मिलता है, निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज में भी हमें रिपल्शन का केस देखने को मिलता है। लेकिन जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज है तो हमें कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। राइट, सो इसीलिए इधर हमने निगेटिवली चार्ज डीएनए को रखा, पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे तक आ गया, जो सबसे छोटा है वो सबसे लंबा रास्ता तय करेगा। कह रहा है कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जितना छोटा होगा वो सबसे आखिर में जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग साइजेस के जितने भी फ्रेगमेंट्स हमें टूटे मिले हैं, जो फ्रेगमेंट्स है वो हमें साइज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होते चल जाएंगे। एंड सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो सेपरेटेड बैंड्स हैं, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा और लार्जेस्ट सबसे बड़ा, इन सबको क्या करेंगे, इस सबको कट करके बाहर निकाला जाता है एग्रोस जेल पीस से। और इस प्रोसेस को हम लोग एल्यूशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एल्यूशन के नाम से जानते हैं। राइट, ठीक है, वही चीज लिखा है यहाँ पे, दिस इज अबाउट द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारे पास था हमारा चौथा, दैट इज की चौथा प्रोसेस इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कह रहा है कि सिंगल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। ये जो ए दिख रहा है आपको, दिस ए इज एक्चुअली डीनेचुरेशन। अगर हम लोग बी की बात करें तो दिस इज एनिलिंग। अगर हम लोग सी की बात करें तो दिस इज ओप्स, अगर हम लोग सी की बात करें तो दिस इज एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन क्या है सर, तो डीनेचुरेशन क्या है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस। हमने पहले लिखा है यहाँ पे, दैट इज की इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप। तो टेम्परेचर का यहाँ बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। हमने पहले स्टेप में कितना टेम्परेचर दे दिया है, तो यहां पर हम लोग 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देने वाले हीट दिया। कहानी क्या थी कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होगा, हीट मिलने से ये टूटा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स थे वो बीच से टूट गए, अलग हो गए, अलग हो गए, इससे अलग हो गया, मान लिया।
और ये 94 डिग्री सेल्सियस कितने देर के लिए भाई? तो सिर्फ 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कहानी कंप्लीट। जितना देर में हमने लिखा, पढ़ा, जाना, समझा, इतने देर में हो गया। 15 सेकेंड का काम था। दूसरा स्टेप एनेलिंग। इसमें क्या करते हैं कि प्राइमर जो है वो ऐड हो रहा है। अब ये अलग, ये दोनों अलग अलग हो गए। ये स्ट्रैंड जो एक साथ जुड़े थे अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो ऊपर वाला जो है ये 5' से 3' है। ये चूंकि पहले से 5' है, 5' से 3' है। अगर इसका अगर कोई कॉपी बनेगा तो ऑब्वियस सा बात है, इधर 3' और फिर इधर 5' बनेगा। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स का जो सिद्धांत है वो फॉलो तो होगा ही। तो ये 5' से 3' की कहानी थी। तो इसका जो प्राइमर इसमें जो ऐड हो रहा है, ये 3' से 5' के डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों स्ट्रैंड्स में देखने को मिल रहा है एनेलिंग। इस वक्त भी जो टेम्परेचर है वो खतरनाक दिया जाता है, दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर कुछ आयंस का यूज हो रहा है, जैसे कि हमारे पास आयंस लाइक Mg2+, इस तरीके के आयंस का भी यहां रोल देखने को मिल रहा है। तीसरा है एक्सटेंशन। ये जो प्राइमर्स आपको सीमित दिख रहे हैं, इसने क्या किया, एरिया बढ़ाया। और यहां से सिर्फ 1 और 2 है ना। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से बढ़ गए 10 की तरफ, एक्सटेंड हो गए। एंड दिस एक्सटेंशन इज नोन एज एक्सटेंशन। इसमें टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड एंड एक्सटेंड टू द प्राइमर्स बाय एडिंग द न्यूक्लियोटाइड एट ए टेम्परेचर ऑफ, अब यहां जो टेम्परेचर है दिस इज द 72 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अलग अलग, काम अलग अलग। ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं और चीजों को। दैट इज की स्टेप नंबर 5 हमारा। चलते हैं हम अपने 5वें सवाल की तरफ और देखते हैं कि 5वें पॉइंट की तरफ। और 5वां पॉइंट हमसे क्या कहता है। तो 5वें पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो दिस इज की अब आ गया लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू द वेक्टर। मतलब कि जब हमने देखा था कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको आपस में जोड़ना है, तो इसके लिए जो हमारा डीएनए लाइगेज जो रोल प्ले कर रहा था वो सामने आएगा। और ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इस वेक्टर के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऐड करेगा। कहने का मतलब है कि एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स। अब जो फ्रेगमेंट एम्प्लीफाइड हो चुके हैं, इफ डिजायर, अगर जरूरत पड़े, कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद द वेक्टर्स फॉर फर्दर क्लोनिंग। आगे क्लोनिंग के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। छठे पॉइंट में ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। किसी भी होस्ट में जो आरडीएनए है इसको ट्रांसफर करना अब जरूरी है। ट्रांसफर कैसे करेगा, तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट कैटायन है, जैसे Ca2+ की बात होनी थी, तो इसके वजह से क्या, सच एज द कैल्शियम विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच द डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल। कहानी कुछ ऐसा है दैट इज ऑफ की हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक की कहानी है। एक जो है हाइड्रोफिलिक, पानी से दोस्ती है, और एक जो है सेल मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक, पानी से दुश्मनी। जेनेटिक मटेरियल जो हाइड्रोफिलिक है उसको सेल मेम्ब्रेन से दिक्कत यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि Ca2+ जैसे आयंस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इसमें पोर्स को थोड़ा बड़ा करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो है इधर से ट्रांसफर होना इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो इस Ca2+ का भी रोल सामने आता है निकल करके। ठीक है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं समथिंग मोर। 7th पॉइंट कहता है क्या कि कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल्स इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम एट द लार्ज स्केल ऑफ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब करना है कल्चर करना है। इसमें करेंगे कि द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज द डिजायर्ड जीन सेलेक्टेड विच इज followed by the selecting a perfect vector into which the desired gene has to be integrated, and then recombinant DNA is formed by the ligating the gene of interest within the vector. If any protein encoding gene is expressed in the heterologous host is called the recombinant protein. क्या है भाई recombinant protein? तो ऐसा कोई if any protein जो encoding gene is expressed in the heterologous host, उसको हम लोग recombinant protein कहते हैं। बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, जिसका दूसरा नाम फर्मेंटर्स भी है, वेयर डेवलप्ड वेयर लार्ज वॉल्यूम्स, जैसे कि लार्ज वॉल्यूम जैसे 100 से 1000 लीटर कल्चर यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। दो तरीके के हैं हमारे पास, एक है बैच फॉर बैच फर्मेंटेशन, एक क्लोज सिस्टम है, और दूसरा है कंटिन्यूअस कल्चर, ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, नोट करते चलना है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है दैट इज की एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट यूटिलाइजिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, नंबर 8। तो यहां पर करना है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द नेम गिवन टू द स्टेज आफ्टर द फर्मेंटेशन when the desired product is recovered and purified। जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था, जो हमें चाहिए था, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, हमें जो ये चाहिए, इसको क्या करते हैं हम, इसको रिकवर करते हैं, इसको रिकवर किया जाता है, रिकवर्ड एंड प्यूरिफाइड, और ये किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। दिस प्रोसेस इंक्लूड द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का इसमें होता है द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट में ये वेरी करते चले जाते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने थे। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इसको दोबारा पढ़ के एनसीईआरटी बुक को रीड करके चैप्टर को समझने की कोशिश कर सकते हो। देखने में जितना मुश्किल है उतना एक्चुअली ये है नहीं। जरूरत है कि आप थोड़ा सा टाइम दें इस चैप्टर को, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो मन में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जो मन करे जितने भी डाउट है जिस तरीके का आप उसको पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूत बनाता है। आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम के, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के विद्यार्थी हैं या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सबकी तैयारी हम करवाते हैं आपको। सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको आना है, यहाँ पर जाना है, वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी उठाना है, जो भी जिस चीज़ की आपको जरूरत है वो देख सकते हैं। हजारों वीडियोस हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं आपको यहाँ वीडियोस तो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को या फिर विजिट कर लीजिए आप www.magnetbrains.com। जाना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुनना है, उसके अंदर जाकर के जो भी लेक्चर आपको देखना है उन लेक्चर्स को देखिए, एंजॉय करिए, एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।